नमस्कार दोस्तों, अपने इस नए इनिशिएटिव #शेयर में आप सभी लोगों का नीतू गोयल की तरफ से स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि स्टार्ट किया है हमने दैनिक भास्कर को, मैं अभी फिलहाल दैनिक भास्कर को लेकर के चल रही हूँ। एडिटोरियल पेजेस को जो है मैं उनको ऑडियो फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। आज के पेपर डेटेड 3 दिसंबर 2020 गुरुवार, दैनिक भास्कर का जो अभिव्यक्ति वाला पेज है उसका मैं ऑडियो फॉर्मेट उपलब्ध करवा रही हूँ आप सभी को। आज के 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, यदि आप सभी ने पेपर पढ़ा है ठीक है, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको जो है इसका हार्ड जो कॉपी है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, है ना। पहला जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स आए हैं बेसिकली। एक तो प्रतीश नंदी जी का है जो कि वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता हैं। दूसरा आर्टिकल मिस्टर चेतन भगत जी का है जो अंग्रेजी के जो है एक महान उपन्यासकार है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, काफी सारे आर्टिकल्स इनके जो है लगातार आते रहते हैं। तो प्रतीश नंदी का जो आर्टिकल है वो एक्चुअली में लव जिहाद को लेकर के है, जो कि आजकल आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, है ना। बहुत चल रहा है इसके बारे में। तो इसी से संबंधित और हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, उसी से लगभग संबंधित ये आर्टिकल है। और चेतन भगत जी का जो आर्टिकल है वो एक्चुअली में वैक्सीनेशन को लेकर के है। क्या लोगों की जो है वैक्सीनेशन को लेकर के समझ होनी चाहिए और क्या हमारा जो है एक नजरिया होना चाहिए, उसके बारे में वे अपने जो है विचार प्रकट कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम पहला आर्टिकल प्रतीश नंदी जी का। अच्छे आर्टिकल्स हैं। इवन साइड में एक और जो संपादकीय लिखते हैं, है ना, काफी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, उनको भी हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर आर्टिकल दिया गया है। पहले हम प्रतीश नंदी जी का आर्टिकल देख लेते हैं। उनकी हेडलाइन है, एक्चुअली में अगर हम उनका देखें तो कॉन्टेक्स्ट ये है, हिंदू धर्म आपको अपनी आस्था का अर्थ स्वयं निकालने देता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी जो हेडलाइंस है वो ये है, क्या लव जिहाद बस एक राजनीतिक कहानी है। तो इसी पे उनका जो है आर्टिकल है और कोटेशन वो देते हैं, भारत को नफरत को नकारना और प्रेम करने की हिम्मत करने वालों के साहस का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि वे ही हैं जो कल का भारत बनाएंगे। तो इनके जो कोटेशन है उसमें काफी जो है एक अंतर्निहित आपको देखने को मिल रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं उसी को जो है आगे पढ़ती हूँ। तो वो कहते हैं, क्या आपने बिग बॉस का यह सीजन देखा है? अगर हाँ तो आपने शो पर 3 जोड़े देखे होंगे। इस हफ्ते पवित्रा पुनिया के बाहर होने से एक जोड़ा टूट गया। इससे टीवी स्टार 45 वर्षीय अजाज खान अकेले रह गए, भले ही वे फाइनल्स तक पहुंच गए। जैस्मिन भसीन की मदद करने शो में आए अली गौनी भी चर्चित प्रतियोगी हैं। फिर रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला हैं, जिन्होंने स्वीकारा है कि उनकी शादी टूटने की कगार पर है। पहले 2 जोड़ों को अंतर धार्मिक जोड़ा कहते हैं, जिन्हें समान धर्म नहीं बल्कि प्रेम साथ लाया। यह नया नहीं है, ऐसे रिश्ते वर्षों से बनते रहे हैं। किसी ने इनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाए, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि ये अलग अलग धर्मों से हैं। किशोर कुमार और मधुबाला या शर्मिला टैगोर और टाइगर पटौदी या ऋतिक रोशन और सुजैन खान को ही देखें। हमने उनके प्रेम के बारे में, रिश्ते के बारे में पढ़ा, उनके धर्म के बारे में नहीं। लेकिन अब अचानक लव जिहाद आ गया। लव जिहाद, भाजपा का शब्दकोश इसे अंतर धार्मिक प्रेम बताता है और कई भाजपा शासित राज्य इसे गैर कानूनी और दंडनीय बनाने के लिए कानून बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा का तर्क है कि यह प्रेम नहीं है, यह असुरक्षित हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का कपटपूर्ण तरीका है। यह विचार उस देश में कितना बेहुदा है जहां हर 5 लोगों में 4 हिंदू हैं। इसकी जड़ इस डर में है कि अन्य धर्मों, खासतौर पर
इस्लाम के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की नहीं। जहाँ तक धर्म परिवर्तन का सवाल है, तो जब तक सामाजिक असमानता रहेगी, कमजोर वर्ग उस धर्म में जाता रहेगा जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा। आगे वे कहते हैं, यह नई समस्या नहीं है। परंपरा की मांग है कि जोड़ियां समान धर्म, जाति, समुदाय में बननी चाहिए। शादियों को परिवार और समाज की स्वीकृति होनी चाहिए। प्रेम उसके बाद आता है। यह धर्म के बारे में नहीं है। यह उन बुजुर्गों की कठोर सत्ता और अधिकार की चाह से जुड़ा है जो परिवारों और समुदायों पर राज करते हैं। लेकिन आज के युवा सुनने से इनकार कर रहे हैं। वे अपने साथ ही खुद चुनना और प्रेम होने पर ही शादी करना चाहते हैं। नतीजतन हम आज ज्यादा अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह देखते हैं। भारत बदल रहा है। विभिन्न आस्थाओं के लोग जहां चाहें वहां एकत्रित हो रहे हैं। कई गैर सिख परिवार हर साल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाते हैं। कई गैर मुस्लिम अजमेर शरीफ जाते हैं। हर कोई तिरुपति और शिरडी जाता है। कोलकाता में नए साल की शाम सभी धर्मों के लोग सेंट पॉल कैथेड्रल जाते हैं। यही भाजपा को परेशान कर रहा है। उन्हें डर है कि वे अपने झुंड पर नियंत्रण न खो दें। लेकिन यही भारत को भारत बनाता है। इसकी बहुलता है। जब आपको लगता है कि आप भारत को जानने लगे हैं, यह आपको चौंका देता है। यही हिंदू धर्म की शक्ति भी है। वह आपको अपनी आस्था का स्वयं अर्थ निकालने देता है। कोई किताब, कोई ग्रंथ नहीं है, बस कुछ शानदार कहानियां हैं जो जीवन के सबक सिखाती हैं। आप 300 रामायणों में से किसी को भी चुन सकते हैं। अंतरधार्मिक, अंतरजातीय, अंतर समुदाय शादियों का हमेशा विरोध हुआ है। आप ऑनर किलिंग के बारे में सुनते हैं। आप उन महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने पसंद का हमसफर चुना। अब भी ऐसी जगहें हैं जहां किसी युवा के भाई से शादी करने पर उसके परिवार का बहिष्कार हो जाता है। उत्तर भारत में खाप है जो परंपरा से हटने वाले को कठोर सजा देती है। अगर आपने सैराट फिल्म देखी हो तो आपको पता होगा कि कैसे युवा जोड़ों को अक्सर ढूंढकर उनके परिवार वाले ही मार देते हैं। इन सब के बावजूद भारत बचा हुआ है क्योंकि यह भिन्नताओं को सराहता है। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सैनिक अलग अलग ईश्वर को पूजते हैं, अलग अलग जाति से हैं और फिर भी देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए मिलकर लड़ते हैं। आगे प्रतीश नंदी जी कहते हैं, वरना आप 122 भाषाओं, 1599 बोलियों वाले देश को कैसे बांध कर रखेंगे। हम विभिन्न ईश्वरों को पूजते हैं, विभिन्न तरह से उत्सव मनाते हैं। देश में 3000 जातियां, 25,000 उपजातियां हैं जो सख्ती से वर्गीकृत हैं और इसके बाहर जाति व्यवस्था बनी हुई है, जनजातियां बनी हुई हैं जिनकी हम उपेक्षा करते हैं। अगर आप जनजातियों के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रिटेन में जन्मे मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन को पढ़ें। वे ईसाई मिशनरी थे, यहाँ स्थानीयों का धर्म परिवर्तन कराने आए थे। वे गांधी से मिले, जनजातियों के साथ काम किया और हिंदू धर्म अपना लिया। अगर भारत अपना दिल खोले तो वह सभी को जीत सकता है, लेकिन पहले उसे नफरत को नकारना और प्रेम करने की हिम्मत करने वालों के साहस का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि वे ही हैं जो कल का भारत बनाएंगे, ना कि अंधभक्त जो आक्रोश के बल पर चलते हैं। ये लेखक के अपने विचार हैं ना। मैंने जैसा है, प्रतीश नंदी जी ने जैसा लिखा है उसी को आपको जो है टिट्टो बिल्कुल ऑडियो में दिया है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे आर्टिकल पर जो कि मिस्टर चेतन भगत जी का है। उन्होंने वैक्सीन के बारे में लिखा है। लिखते हैं वो, देश में जल्द आ रहा है द ग्रेट इंडियन वैक्सीनेशन।
आइए टीकाकरण के लिए हम सभी मिलकर काम करें और 2021 में कोरोना को इतिहास बना दें। सो उनका कोटेशन है, एक हम बोले जो एक समराइज लाइन है, हम सभी की इच्छा होनी चाहिए कि बिना डर या पक्षपात के हर भारतीयों को वैक्सीन मिले और इस पर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा या किसी भी ऐसी चीज का असर ना पड़े। चेतन भगत जी अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हुए लिखते हैं, आने वाले महीनों में भारत अपने इतिहास की महान घटना देखेगा, महान कोरोना टीकाकरण। कोरोना का टीकाकरण हर देश में बहुप्रतीक्षित घटना है। भारत भी अपवाद नहीं है। कई टीके ट्रायल का फेज 3 पूरा कर चुके हैं। उन्हें आने वाले हफ्तों में इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। हालांकि जहां अच्छा टीका बनाना मुश्किल काम था, वहीं टीके के डोज मंगाना, बांटना और हर भारतीय की बाह में लगाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। यह बड़ी कवायद होगी और हमारी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। भले ही टीका का वास्तविक उत्पादन अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन अगर हम बतौर राष्ट्र चाहते हैं कि डोज उपलब्ध होते ही टीकाकरण का काम बिना बाधा हो पाए, तो कई अन्य कदम अभी उठाने होंगे। भारत के लिए यह काम बड़ा है। अगर 130 करोड़ भारतीयों को टीके जैसे मॉडर्ना या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दो डोज देने हैं, तो 260 करोड़ डोज देश भर में देने पड़ेंगे। अगर इसे 3 से 6 महीने में करने का लक्ष्य रखते हैं, तो हम लाखों ट्रकों कोल्ड स्टोरेज वाले की बात कर रहे हैं, जो देश भर में लाखों यात्राएं करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि लाखों स्वास्थ्य कर्मी हर शहर में टीकाकरण करेंगे। अगर यह काम सहजता से नहीं हुआ, तो अव्यवस्था फैल जाएगी, जैसा कि भारत में अक्सर होता है। सारी दुनिया का ध्यान हम पर होगा। हमारे लिए यह बताने का मौका है कि हम यह काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम वैक्सीन के लिए लंबी कतारों या अस्पताल में खत्म सप्लाई या परिवहन के दौरान खराब हुई वैक्सीन के दृश्य देखना नहीं चाहते। हम टीके की कालाबाजारी नहीं चाहते। हम राजनीति नहीं चाहते। अमुक पार्टी शासित राज्य ने फलाना पार्टी शासित राज्य से बेहतर काम किया, ये सब हम नहीं चाहते। हम ट्विटर पर झगड़े नहीं चाहते, बल्कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि संकट में भारत कैसे साथ रहता है। जैसे हम विश्व कप फाइनल में या सीमा पर झड़पों होने पर साथ रहते हैं, कोरोना टीकाकरण में भी वैसी ही एकता दिखानी होगी। हम सभी की इच्छा होनी चाहिए कि सभी को वैक्सीन मिले और इस पर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा या किसी ऐसी चीज का असर ना पड़े जिस पर हम सामान्यतया लड़ते रहते हैं, क्योंकि यह सामान्य समय नहीं है। यह असाधारण समय है। यह इतिहास बनाने का समय है। आगे वे लिखते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि हर राज्य अपनी जरूरत बताए कि कितने डोज चाहिए, जिलों में बांटने की योजना क्या है, कितने स्टाफ व अन्य सप्लाई की जरूरत है। सुइयां, सिरिंज और अल्कोहल युक्त रुई के फाहे, इन सभी की व्यवस्था अभी हो सकती है, भले ही वास्तविक टीका कुछ समय बाद आए। सबसे जरूरी यह है कि राज्य पूरे टीकाकरण की लागत की जानकारी दे। 2000 करोड़ रुपयों में होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर बात करनी होगी कि कौन यह खर्च उठाएगा। यह सब अभी ही हो जाना चाहिए। हम यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि टीके के डोज कस्टम में रखे रखे खराब हो और राज्य केंद्र इस पर राजनीति करते रहें कि कौन डिलीवरी ट्रकों का पैसा देगा
या कौन सप्लाई का परिवहन करेगा। अगर हम अगले 2 महीनों में ये सभी तैयारी कर लें तो हम जनवरी के बाद से बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए तैयार होंगे। हमारी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए कि किसे वैक्सीन पहले मिलेगी। प्राथमिकताएं जोखिम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को यह पहले मिले और महामारी के फैलाव की तीव्रता ऐसी जगह जहां ज्यादा मामले हैं के आधार पर तय होगी। यह सब अभी ही तय हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शाम को टीवी पर चीख चीख कर बहस हो कि ये पहले किसे मिलेगी, जबकि वैक्सीन का स्टॉक किसी गोदाम में रखा रखा अपना प्रभाव खोता रहे। इसलिए अभी योजना बनाएं। आगे लिखते हैं चेतन भगत जी, अगर हम सही तैयारी करें और प्राथमिकताएं तय करें जो जनवरी 2021 से ही शुरुआत कर मई 2021 तक ज्यादातर आबादी का टीकाकरण कर सकते हैं। इस तरह कोरोना खत्म कर जून से सामान्य आर्थिक गतिविधियों पर लौट सकते हैं। अगर सही योजना बनाकर क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो 6 से 12 महीनों की आर्थिक गतिविधि का नुकसान हो सकता है और वायरस से जाने तो जाएंगी ही। भारत यह कर सकता है अगर हम मिलकर काम करें। बेशक तमाम योजनाओं के बावजूद बाधाएं आएंगी, जिनकी ऐसी बड़ी कवायद में आशंका तो होती ही है। हालांकि हम इस दौरान एक रहें, ना पक्षपाती हो, ना बहस करने वाले हो और ना ही वामपंथी या दक्षिणपंथी बने। हम बस काम में लगे रहें जब तक हम सभी का टीकाकरण ना हो जाए। इसका क्रियान्वयन भारतीयों को सुरक्षित बनाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। आइए हम मिलकर बाहें बढ़ाएं और वह टीका हासिल करें जिसका हमें इंतजार था। आइए 2021 में मिलकर कोरोना को इतिहास बना दें। इसी के साथ जो है चेतन भगत जी अपने आर्टिकल को समाप्त करते हैं। ये उनके अपने विचार हैं, किसी तरह का उसके बाद जो है मेरा किसी तरह का पॉलिटिकल व्यू नहीं है इस चीज़ों को लेकर के। मैं जस्ट आपको ये है ऑडियो फॉर्मेट उपलब्ध करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल और देख लेते हैं जो लास्ट में संपादकीय लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। खास करके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको कुछ ऐसे जो बोले टर्मिनोलॉजीज में मिलती हैं और काफ़ी अच्छा एक लिंक मिलता है निबंध के हिसाब से। उनका जो आर्टिकल है या हम जो कहें जो संपादकीय है, किसानों का सरकारी मंशा पर शक उचित। वो लिखते हैं, सरकार किसान वार्ता फिल वक्त असफल रही। समिति बनाने के सरकारी सुझाव के पीछे की चाल किसान प्रतिनिधि समझ गए। 4 सदस्यों को नामित करने का मतलब आंदोलन में टूट, एकता पर खतरा। सरकार के अनुसार किसान हित में बने तीनों कानून उनका भाग्य बदल देंगे। किसान कहता है इनसे वह बंद हुआ मजदूर बन जाएगा। किसान सड़कों पर हैं और प्रधानमंत्री घूम घूम कर बता रहे हैं कि विरोध राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस द्वंद्व के पीछे है केंद्र का वर्चस्ववादी रवैया। राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पर इसका लाभ सत्ताधारी भाजपा हर चुनाव में उठा रही है। फिर क्या कारण है कि इन तथाकथित भाग्य बदलने वाले कानूनों को, जिन्हें संसद में हर नियम को ठेंगा दिखाते हुए पारित करा लेने के बाद भी सरकार से किसान नाराज है। किसान सिर्फ इतनी ही मांग तो कर रहा है कि मंडी समिति की व्यवस्था और न्यूनतम मूल्य पर खरीद जारी रखने की गारंटी चाहिए। सरकार भी हर फोरम पर कह रही है एवमस्तु, लेकिन किसान को सरकार के इस देव वचन पर भरोसा नहीं है, लिहाजा वह इसे कानूनी प्रावधान के रूप में चाहता है। सरकार इसे मूंछ की लड़ाई क्यों मना रही है? वैसे भी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार हर साल औसतन सरकार मात्र 6 से 8% किसानों का अनाज ही MSP पर खरीदती है और वह भी तमाम राज्यों में बिल्कुल ही नगण्य है। उत्तर भारत के एक गरीब राज्य में सरकार ने अभी तक धान की खरीद शुरू ही नहीं की। नतीजतन धान का MSP
1868 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसान 800 रुपए की दर पर मजबूरन बेच रहा है। दरअसल पूरी समस्या किसान और सरकार के बीच अविश्वास की है, और हो भी क्यों ना। सरकार चुनाव के दौरान किसानों को अन्नदाता तो कहती है, लेकिन उनकी उपज को तय दाम पर खरीदने की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। उत्तर भारत के एक राज्य में कुछ समय पहले गेहूं की सरकारी खरीद इसलिए नहीं की गई कि बोरों की कमी हो गई। आड़तियों, गोदाम कर्मियों की भ्रष्ट साठगांठ से क्रय केंद्रों पर गरीब किसानों का माल लौटा दिया जाता है, लेकिन उसी माल को सस्ते में खरीदकर आड़तियां फर्जी किसानों के नाम पर उसी गोदाम में एमएसपी पर बेच देता है। आंदोलन अन्य राज्यों में भी फैल सकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की भीष्म प्रतिज्ञा कहां तक पहुंची, जबकि ताजा आंकड़े आय में कमी बता रहे हैं। सो अपने इस क्वेश्चन के साथ वो यहाँ खत्म करते हैं। काफी कुछ जो है हमारे लिए संदेश भी दे रहे हैं कहीं कहीं पर कि कहाँ पर क्या लैग है, सरकारी पॉलिसीज में है या फिर किसान के स्तर पर है या आंदोलन के स्तर पर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष के स्तर पर क्या क्या खामी है। हमारा पर्पस तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट ही उपलब्ध कराना है, किसी तरीके का एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब हम आप पे छोड़ते हैं। थैंक यू।